12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जासूसी कांड में घिरे मोदी की खबर के साथ। जासूसी कांड में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने लगाए हैं संगीन इल्जाम। प्रदीप शर्मा का आरोप है कि आर्किटेक्ट लड़की की जासूसी किसी और के कहने पर नहीं बल्कि मोदी के कहने पर की गई और मोदी के इस लड़की से करीबी रिश्ते थे। मोदी को शक था कि उनसे और उस लड़की से जुड़ी कोई क्लिप उनके पास है, इसलिए उन्हें भी शिकार बनाया गया। अपनी ये गुहार लेकर प्रदीप शर्मा अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की उन्होंने मांग की है। प्रदीप शर्मा गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर, इनका कहना है कि इन्हें बेवजह तंग किया गया और इसके पीछे वजह थी गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का वो शक जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई क्लिप या सीडी प्रदीप शर्मा के पास है जो कि सामने आ सकती है। जासूसी कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ये सारा क्रिमिनल सेटअप है अमित शाह का पर्टिकुलरली, और इसके ऊपर निगरानी चीफ मिनिस्टर की है। जासूसी कांड में सीएम मोदी पर संगीन इल्जाम। मुख्यमंत्री शक में रह गए कि ये क्लिपिंग उनके और महिला के बारे में है, तो इसलिए उन्होंने मुझ पर इस तरह का कदम उठाया। एक निलंबित आईएएस ने खोले जासूसी कांड के राज। इन्होंने कन्या ने एक आध दो ईमेल लिख दी होगी और सीएम ने जवाब देना चालू किया, उससे ईमेल से दोस्ती बढ़ी। जासूसी वाली लड़की से मोदी के दोस्ताना रिश्ते से बढ़ती बढ़ती बात बढ़ी और इनके काफी करीब आ गए। ईमेल और फोन के जरिए दोनों में होती थी बात। सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी? अपने राज छुपाने के लिए मोदी ने करवाई जासूसी। मुख्यमंत्री हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको ऐसा कोई मन में शक था कि मेरे पास ऐसी कोई क्लिपिंग है जिससे उनके कैरियर और उनका जो ग्राफ है, अपवर्ड ग्राफ, उस पर कहीं न कहीं अड़चन होने की शक्यता थी। जासूसी कांड से जुड़े ये तमाम वो इल्जामात हैं जो पहली बार गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर उन्हीं के सूबे के एक निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा ने लगाए हैं। प्रदीप शर्मा के इल्जामों पर गौर करें तो जासूसी कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी हैं। और मोदी के इशारे पर ही अमित शाह ने उस लड़की की जासूसी के लिए पूरे सरकारी अमले का वीजा इस्तेमाल किया। मोदी के कहने पर अमित शाह ने पुलिस मशीनरी को एक्टिवेट किया था आपके पीछे। ये तो बार बार क्लियर साबित हो गया है। अमित शाह इज अ मर्डर चार्ज के ऊपर एक्यूज है, ये पक्की बात है। अब ये हिंदुस्तान है कि वो आराम से घूम रहा है। प्रदीप शर्मा जो निलंबित आईएएस अफसर हैं, तमाम आरोपों में घिरे हैं। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम से खास बातचीत में प्रदीप शर्मा ने खोले हैं जासूसी कांड के पूरे राज। जब ये हुआ तब एवरी टाइम तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। बकौल प्रदीप शर्मा इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले 24 जनवरी 2004 को तब हुई जब भुज में हिल गार्डन के उद्घाटन के मौके पर मोदी की मुलाकात इस आर्किटेक्ट लड़की से खुद प्रदीप शर्मा ने करवाई। तब प्रदीप शर्मा भुज के डीएम थे और इसी आर्किटेक्ट लड़की की देखरेख में हिल गार्डन का निर्माण हुआ था। मुलाकातों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो ईमेल और मैसेज के बाद फोन तक आ पहुंचा और मोदी और इस लड़की के बीच मैसेजों का सिलसिला शुरू हुआ। इस लड़की की सीधी पहुंच मोदी तक हो चुकी थी और मोदी को भी इसकी हर खबर रहती थी। तो फिर उनके कांटेक्ट में वो लड़की कैसे गई? उन्होंने ईमेल एक्सचेंज करना चालू किया, ईमेल से ऊपर फोन के ऊपर आ गए, फोन के ऊपर से आत्मीयता बढ़ी और उनके ताल्लुकात नजदीक हो गए। लेकिन मोदी को इस बात का शक होने लगा कि उनसे मुलाकातों के दौरान ये आर्किटेक्ट लड़की उनके बीच हुई बातों को किसी और से भी साझा कर रही है। बस यहीं से शुरू हुआ जासूसी का सिलसिला। इसके पर सर्वेलेंस रखने का वजह ये थी कि उनको सीएम नरेंद्र मोदी को ये डाउट था कि ये लड़की मेरे पास आके उनको मिलने के बाद जो भी बातचीत होती है वो बताती है। निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा का इल्जाम है कि उनके खिलाफ जो भी केस दर्ज किए गए हैं और उनकी जितनी बार भी गिरफ्तारियां की गई है उसके पीछे भी इसी जासूसी कांड का कनेक्शन है, क्योंकि मोदी को शक था कि प्रदीप शर्मा के पास उनकी और आर्किटेक्ट लड़की की कोई क्लिप है। एक एनोनिमस लेटर से मेरे पास एक क्लिप आई थी जिसके अंदर इस आर्किटेक्ट का भी जिक्र था। ये मेरी मानना है, तो इन्होंने सुन लिया होगा कि ये तो क्लिप की कोई बात कर रहा है।
ना जैसे मैंने आपको कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो नरेंद्र मोदी को ये लगा कि ये तो मेरी कहीं क्लिप तो नहीं बना ली है। प्रदीप शर्मा ने मोदी के सिपह सालार अमित शाह पर भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम है कि जासूसी कांड में अमित शाह ने गृह मंत्री रहते अहम भूमिका निभाई है। अगर आपको लगता है इतना एनकाउंटर हो रहा था या तमाम चीजें इरेगुलरिटी थी, तब क्यों नहीं बोले जब सर्विस में थे? क्योंकि तब ये टेप्स रिवील नहीं हुई थी। टेप्स के अंदर रिवील होने के बाद पता चला है कि बंजारा जितना मुझे जेल में डालने का प्लान मेरे पहली अरेस्ट के 4 महीने पहले से अमित शाह ने बनाया था। इट वॉज अ प्री मेडिटेटेड प्लान टू अरेस्ट मी ऑन फॉल्स चार्जेस। हालांकि सवाल प्रदीप शर्मा की लंबी खामोशी और उनकी मंशा को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों बाद शर्मा ने चुप्पी क्यों तोड़ी और कोर्ट में इन इल्जामों को वो कैसे साबित करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक ओहदे पर रहते हुए प्रदीप शर्मा पर खुद भ्रष्टाचार के कई केस दर्ज हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि लेट द इन्वेस्टिगेशन बी पास्ड ऑन टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, जहां न्यायिक जांच हो, ठीक ठाक जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, तो सब बातें अपने आप आएंगी। बहरहाल अब जासूसी कांड से जुड़ा ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचा है। प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई है। जाहिर है जासूसी मामले में मोदी और उनके खास सलाहकार अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आने से मोदी अब कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर मोदी पर लगे आरोपों पर बीजेपी अब मोदी के बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसके ऊपर खुद आरोप लगा हो, और ये तो पूरी कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से तो उन्होंने सब कुछ कोशिश कर ली है नरेंद्र मोदी पर। अब ये दूसरी चीज लेकर आए हैं, इसके बाद फिर कोई ना कोई नई चीज ढूंढेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमा पर सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद, इसके ऊपर बात न कर मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं, इन अफसरों से बात करवा रहे हैं, बोल रहे हैं और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मोदी के बचाव में कि सब कुछ डर्टी पॉलिटिक्स है, एक साजिश के तहत यह करवाया जा रहा है, सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते? आज नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 4 रैली है और शाम को दिल्ली में भी वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। सवाल है कि इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कि बहुत ही मुखर माने जाते हैं, जब भी कोई आरोप लगता है तुरंत वो उसका पलटवार करते हैं, तुरंत उसका जवाब देते हैं। और जब उन पर इतना संगीन इल्जाम लग रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं के सूबे के निलंबित आईएएस अफसर ये संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है? वो क्यों नहीं इसका जवाब देते? वो क्यों नहीं इस मसले पर कुछ कहते? पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ बेबुनियाद है, उनको फंसाया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है उनको बदनाम करने की। क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है, उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए ये तमाम साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस मसले पर खामोश क्यों है? चलिए आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी पर उनके सूबे के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने क्या क्या इल्जाम लगाए, क्या क्या वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो फोन टैपिंग या फिर जासूसी कराई गई, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ और उनको फंसाया भी गया नरेंद्र मोदी के इशारे पर। क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री को यह शक था कि कोई क्लिप है जो कि प्रदीप शर्मा के पास है, जिससे नरेंद्र मोदी और उस लड़की के रिश्ते का खुलासा हो सकता है। हिंदी में कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। मुख्यमंत्री को ऐसा कुछ इल्म हुआ कि मेरे पास कोई ऐसी क्लिप है जिसकी वजह से उनको कुछ पॉलिटिकल डैमेज होगा। दरअसल इस गार्डन के इनॉग्रेशन के बाद मुख्यमंत्री और इस आर्किटेक्ट के बीच में पहले ईमेल एक्सचेंज हुए, फिर मुख्यमंत्री ने इनको कह दिया भाई तुम अपना अकाउंट मेरे साथ चर्चा करने के लिए अलग बनाओ, तो इनका एक अलग अकाउंट बनाया गया। फिर मोबाइल के ऊपर आ गए, फिर सीएम ने कह दिया नरेंद्र मोदी ने कि आप अपना एक अलग नंबर रखो, मेरा नंबर जो है वो कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये हुआ तब एवरी टाइम, तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। वो ये भी मुझे कहती थी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मुख्यमंत्री से मिलाया है। तो एक काइंड ऑफ मेरा पेट्रनेज था, ऐसे मानकर हर गाइडेंस मेरे पास से लेने के लिए आती थी। तो उस समय दरमियान जब ये कहती तब मैं बात मानने को तैयार नहीं था कि ये तो शायद बंडल मार रही, अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए बिल्कुल
फ्रिवलस एसएमएस थे। मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे फ्रिवलस एसएमएस जब उसने मुझे दिखाए तब मुझे लगा कि बात में कुछ दम है। और फिर जब रण उत्सव हुआ और वहां पर इसने मुझे, आर्किटेक्ट ने मुझे ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने सुबह मुझे 7:30 बजे मिलने बुलाया। अब मैं डीएम था, मैंने किसी को इस तरह सीएम से मिलने की मुलाकात फिक्स नहीं की है, तो लड़की कैसे आएगी? तो आई सेड नॉट पॉसिबल। लेकिन बराबर 7:30 बजे वो वहां आई और सीएम ने उसको ये सवाल किया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाले थे। तब मुझे आइडिया आ गया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी। भावनगर जब मैं गया तब इस लड़की ने वो नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि तुम प्रदीप शर्मा के पास जाओ और उनको बोलो कि तुम्हारे लिए कोई अलंग के अंदर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे, उसका मैं फंडिंग दूंगा, लेकिन तुम उनको जाके मिलो और उनको बोलो कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे। तो ये लड़की तब भावनगर मुझे मिलने आई और उस समय दरमियान नरेंद्र मोदी फॉरेन में थे। इन्होंने उनका एसएमएस मुझे बताया। एसएमएस के पढ़ने के बाद मैंने उनका जो मोबाइल नंबर था वो मैंने मोबाइल नंबर मेमोराइज किया, अपने फोन पर सेव किया और एक दिन गलती से वो रंग बच गई। इससे उनको पता चल गया कि मेरे पास जो नरेंद्र मोदी वाला नंबर है वो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। उस दिन से इन्होंने मेरी सर्वेलेंस की, लेकिन इनको हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि इस प्रकार की सिक्योरिटी होती है। ये तो सर्वेलेंस है, पॉइंट टू पॉइंट सर्वेलेंस कहते हैं। कोई टेररिस्ट घूमता हो सिटी के अंदर, उसके पीछे इस तरह का सर्वेलेंस होता है। एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो 2-2, 3-3 फोन नहीं रखता, और सब अलग अलग नाम पर रखते हैं, बिकॉज ना कोई एक दूसरे से बात करता है। पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में, एंड आई कैन स्टे दिस ऑन ओथ। एक भी आदमी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर। डर की गवर्नेंस है। तो गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा काफी संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि गुजरात की गवर्नेंस, जिसको गुड गवर्नेंस करती है बीजेपी या नरेंद्र मोदी, वहां डर का गवर्नेंस। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, नरेंद्र मोदी जो कि मुखर माने जाते हैं, किसी भी आरोप पर वो तुरंत उसका जवाब देते हैं, उन्हीं के सूबे के निलंबित आईएएस अफसर इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, आखिर चुप क्यों है नरेंद्र मोदी? देखिए प्रत्युष, 17 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने न्यूज 24 से बात की थी, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज 24 में उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं, उसके बाद बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिक्रिया अभी तक आई है कीर्ति आजाद की, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सियासी साजिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महंगाई से लेकर और विपक्षी दलों के नेताओं की बीमारी तक बात करने वाले नरेंद्र मोदी खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात ये कि उनके सारथी के तौर पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक दौरा लगाने वाले अमित शाह, जिनके इशारे पर ये पूरी जासूसी की गई, वो मुंह क्यों नहीं खोल रहे, और क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि लड़की के पिता ने चिट्ठी लिख दी तो बात खत्म हो गई। क्योंकि प्रदीप शर्मा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उन टेप्स की सीबीआई जांच कराई जाए। तो नरेंद्र मोदी, जिनकी आज 5 रैलियां हैं, कम से कम 5 बड़े सवाल जो उठाए हैं प्रदीप शर्मा का, उस पर बीजेपी की राजीव, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया, संगीन, बेहद ही संगीन इल्जाम लगाया नरेंद्र मोदी पर, कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इसमें कि राजनीति में शुचिता होनी बहुत जरूरी है, और राजनीतिक व्यक्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से चारित्रिक होना चाहिए। और उसमें अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी दूसरे पे आरोप लगाता है, तो जब उस पर स्वयं पे आरोप लगता है तो उसका स्पष्टीकरण भी उसको देना चाहिए। जी राजीव जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सब कुछ कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और वो कांग्रेस रच रही है। देखिए, ऐसा है ना कि डर्टी पॉलिटिक्स या डर्टी पिक्चर्स देखने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक या नेता करते हैं, और वो हमने क्या नाम उसका कर्नाटक की विधानसभा में देखा भी है कि डर्टी पिक्चर्स देखने का काम कौन कर रहा था। तो डर्टी पॉलिटिक्स करने का काम देश में, देश को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस कभी इन सब चीजों में नहीं पड़ती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर उन पर आरोप लगे हैं अमित शाह पर और मोदी जी पे, तो उनको जवाब देना चाहिए। आरोप लगाना, दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है, और उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद पे जब आरोप लगाए गए हैं तो उनको प्रजातंत्र में उनका जवाब देना भी तो जरूरी है। जी राजीव जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि टाइमिंग देखिए, चुनाव का वक्त है, नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है और वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ये सब कुछ प्लानिंग के तहत कह रही है।
देखिए, हमारा देश जो है उसमें कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अगर कोई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है तो उसमें कहीं किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है तो उस प्रश्न चिन्ह का हटाने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को करना चाहिए। जब वो दूसरों का आरोप लगा रहे हैं तो अपने आरोपों का स्पष्टीकरण भी तो दें। जी